वालेकुम स्टूडेंट, इंशाल्लाह अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमने स्टार्ट की थी, पहले पार्ट हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो उसको लाजमी देखना है। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक हमने स्टडी की है। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सेकंड पार्ट जो कि हम जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उसकी जो इफ़ेक्ट हमने स्टार्ट की थी, तो ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो है वो को किसी तरीके से इफ़ेक्ट कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो पॉजिटिव जो है वो इनोट्रोपिक इफ़ेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नॉर्मल जो हार्ट रेट होते हैं, हार्ट बीट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा इंक्रीज़ करा देते हैं। ठीक है, समझ गए। पॉजिटिव वो है कि वो एक्सेलरेट कराते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या है कि शॉर्ट इन जो पल्स रेट्स होती है इंटरवल, मतलब वो पल्स रेट क्या है कि जो आउटपुट होती है ना, तो वो थोड़ा शॉर्ट इन इसलिए कि वो जल्दी जल्दी जो है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वो फिर उसकी जो पल्स रेट होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एपिनेफ्रिन होती है और नॉन एपिनेफ्रिन होती है ना, तो फिर उसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। देखिए हमारे पास क्या होता है कि एड्रेनलिन की इफ़ेक्ट आवर है, और जो नॉन एड्रेनलिन है वो हमारे पास ब्लड वेसल पे इफ़ेक्ट आवर करते हैं। तो उसको फंक्शन ये है कि एड्रेनलिन हमारे ब्लड वेसल को क्या करा देते हैं, उसको डायलेशन इफ़ेक्ट कराते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो एड्रेनलिन है वो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के हो, मतलब बीपी कम हो जाए। ठीक है, फिर वो दोबारा क्या करते हैं कि नॉन एड्रेनलिन ये इफेक्ट करते हैं कि वो आपकी ब्लड वेसल जो होती है वो थिन करा देते, मीन कंस्ट्रक्शन, वेसो कंस्ट्रक्शन जो काज करते हैं वो हमारे पास नॉन एड्रेनलिन काज करते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो इसकी वजह से उसकी जो इंक्रीज द सेंसिटिविटी करवाते हैं। फिर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इज़ इंक्रीज, तो ब्लड वॉल्यूम इसीलिए इंक्रीज़ होंगी क्योंकि अल्डिस्टेरॉन इफेक्ट हो जाती है। और आपको पता है कि अल्डिस्टेरॉन सोडियम को रिटेन करेगा। जब सोडियम रिटेन हो जाते हैं ना, तो फिर उसके साथ वाटर लाजिमी रिटेन होगा और बीपी राइज होगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा कि स्टेरॉइड जो होती है इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाती है। मतलब जो हाइपरटेंशन ये है कि ब्लड की जो वॉल्यूम होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन की वजह से। ठीक है, फिर क्या है कि ब्लड पे कौन सा इफेक्ट कराएगा। ठीक है, तो ब्लड पे डिक्रीज इन लिम्फेटिक टिश्यू एंड इन सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो आपको पता है कि स्टेरॉइड जब हम लेते हैं तो ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, तो वो लिम्फोसाइट वो कम करा देती है। लिम्फोसाइट में फिर वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फोसाइट आते हैं ना वाइट ब्लड सेल में। ठीक है, तो वो कम करा देती है। ठीक है, जब वो कम करते हैं ना, तो उसी वजह से ब्लड की जो मकदार होती है वो भी कम करा देती है। ठीक है, फिर इंक्रीज़ इन न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो न्यूट्रोफिल होती है, प्लेटलेट्स और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो आरबीसी मतलब जो आरबीसीज हैं, तो आरबीसीज और ये सब चीज़ें वो ज़्यादा करा देती है। ठीक है, जो क्लॉटिंग टाइम होती है ना वो शॉर्ट इन प्रिज्यूमबली ड्यू टू इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, तो जब प्लेटलेट्स काउंट क्या होंगी, बढ़ेगी ना, तो प्लेटलेट्स का मकसद क्या है कि प्लेटलेट्स हमारे पास एक सेल्स होती है। ठीक है, जो कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है प्लेटलेट्स का काम होती है। तो जब ज़्यादा प्लेटलेट्स होगी तो उसकी वजह से ज़्यादा क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लॉटिंग होगी। ठीक है, तो क्लॉटिंग की जो टाइम्स होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है कि इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ, तो ग्रोथ की इसी तरह से वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो लार्ज डोज रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ये क्या कहते हैं कि ब्लंटिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज। ठीक है, तो जब एक पर्सन ज़्यादा डोज लेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड ही रहेगा। ठीक है, और जो सिस्टमिक इफ़ेक्ट है ना, तो आर द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब मस्कुलोस्केलेटल मीन जो आपकी मसल्स है और के जो बोन्स होती है वो इफ़ेक्ट करते हैं, फिर वो ग्रोथ नहीं करेगा। और जो टूथ होती है, टूथ में जो गम प्रोसेस होती है ना, जहाँ पे जो टीथ होती है वो पेट होती है, वो फिर उसकी सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर सर्कुलर जो सेलुलर जो एक्टिविटीज़ पे जो
एपिफाइसियल कार्टिलेज सफ़र होंगे। तो आपको पता है कि आपकी जो लॉन्ग बोन होती है, तो लॉन्ग बोन की जो इंक्रीज़मेंट आती है ना, तो वो किस जगह से आती है? बोन में जब इंक्रीज़मेंट, उसकी लेंथ में इंक्रीज़मेंट आती है, वो एपिफाइसियल प्लेट से ही आती है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये एक्टिविटी एपिफाइसियल प्लेट भी ख़राब हो जाती है, फिर इसी वजह से आपकी बोन की ग्रोथ नहीं हो रहा। फिर हम स्टडी करेंगे कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक मीन जो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, वो किसी तरीके से है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक का सिंपली मकसद ये है कि जब हम ड्रग देते हैं तो वो किस मतलब वो मेटाबॉलिज्म हो, सबसे पहले स्टमक से पोर्टल हाइपरटेंशन जो सिस्टम होती है ना, ब्लड के थ्रू जो है वो लेवर में वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे वो मेटाबॉलिज्म करवाती, मतलब वो एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, जब हम कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं ना, तो फिर 90% जो है वो प्रोटीन के साथ ही बाइंड हो जाती है। किस प्लाज्मा प्रोटीन मीन अल्बुमिन और ये ग्लोबुलिन वगैरह से। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और अल्बुमिन। समझ गए स्टूडेंट? फिर ये कि हाफ लाइफ उसकी 90 से लेके 110 मिनट तक है, और जो कंजुगेशन इन लेवर में होती है, मतलब वो जो डाईहाइड्रोकॉर्टिसोल्स टेट्रा जो हाइड्रोकॉर्टिसोल एंड एक्सक्रीट वाई द यूरिन, मतलब जब हम ले जाते हैं ना, तो फिर वो कंजुगेटेड मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, उससे डाईहाइड्रोकॉर्टिसोल और टेट्राहाइड्रोकॉर्टिसोल ये कंपाउंड बन जाती है, क्योंकि ये स्मॉल मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो आयनाइज हो जाती है, और उस जब वो पोलर हो जाती है, फिर वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, फिर सिंथेटिक स्टेरॉइड क्या है? तो सिंथेटिक स्टेरॉइड मीन जो हम मेन मेड कहेंगे, मतलब वो हम खुद बनाते हैं ना, तो प्रेडिसोन जो होती है या प्रेडिसोलोन होती है, आर मोर पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। ठीक है, फिर हमारे पास के रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो हम कौन से वे पे जो है वो इंजेक्ट करा सकते हैं या दे सकते हैं एक पेशेंट को। ठीक है, तो टॉपिकली स्टेरॉइड फॉर यूज टॉपिकली ऑन द स्किन, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हम जनरली जो म्यूकस मेम्ब्रेन या आई स्किन वगैरह पे होते हैं ना, तो वो हम क्या करते हैं, टॉपिकली स्टेरॉइड लेते हैं। फिर हमारे पास जो इनहेल्ड स्टेरॉइड होते हैं ना, तो फॉर यूज टू ट्रीट द नेसल म्यूकोसा साइनसेस एंड ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, जो इनहेल्ड स्टेरॉइड होते हैं ना, तो वो ये है कि हम थ्रू नेसल देते हैं। ठीक है, जो स्पेस वगैरह होती है ना, या साइनसेस पे देते हैं, या ब्रोंकाई, ठीक है, और लंग्स वगैरह पे दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि तीसरी जो रूट्स होती है वो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरल फार्म में हम लेते हैं, तो सच एज प्रेडिसोन एंड प्रेडिसोलोन्स। ठीक है, तो ये ड्रग्स हम लेते हैं। फिर हमारे पास जो 4 नंबर है वो हमारे पास पेरेंट्रियल जो फार्म्स होते हैं ना, तो अवेलेबल एंड इंजेक्टेबल फॉर यूज़ इंट्रावीनियसली। तो हम पेरेंट्रियल भी दे सकते हैं, मतलब इंजेक्शन वगैरह के फार्म। ठीक है, तो ये वेस हैं। फिर हमारे पास ये आते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस ऑन फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस होती है ना, तो मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है रिलेटिव एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंसी होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो रिलेटिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और इसी तरीके से इक्विवेलेंट डोज ओरल हम कितने दे सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस चार्ट में हैं, तो ये हम पढ़ी भी गए। ठीक है, तो मैं आपको 1-2-3 ड्रग पढ़वाता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ही होती है। शॉर्ट एक्टिंग की जो ड्रग्स होती है ना, मतलब ये हम इस टाइम देते हैं। ठीक है, तो देखें कि जो हाइड्रोकोर्टिसोन्स होती है ना, तो हम एंटी इंफ्लेमेटरी के लिए हम जो पोटेंसी है उसकी 1 है, वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं। उसकी जो डोज है वो 20 mg हम देते हैं, और मतलब पर ओरल IM, IV एंड इंट्रा जो हमारे पास और टॉपिकल है वो हम देते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि जो इंटरमीडिएट एक्टिंग करा देती है ना, फिर हमारे पास जो कार्टिसोन्स होती है ना, तो कार्टिसोन भी हम इसी तरीके से, मतलब जो 0.8 डेल्टा इंफ्लेमेटरी पोटेंसी है, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एक करते हैं, और 25 mg। ठीक है, फॉर ओरल मतलब IM। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स था, और ये हम अभी इंटरमीडिएट ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेडिसोन होती है, तो इसी तरीके से ये डोज और मॉडरेट इसी तरीके से 5 mg और फरोल देते। जो प्रेडिसोलोन्स होते हो हमारे पास
4 है मॉडरेट हम यूज़ करते हैं, मतलब मॉडरेट एक्ट करते हैं, और 5 mg देते हैं, और ये रूट से, ठीक है। फिर हमारे पास मिथाइल जो प्रोडिसोलोन्स होती है, ठीक है, तो 5 से लिटल से और जो 4 mg देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास जो ट्राइमिक्योनोल्स हो, ठीक है, ये भी हमारे पास इंटरमीडिएट है, और जो फ्लूब्रिटिसिलोन है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है कि इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स है। और जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है, तो ये आपने सिर्फ इसी तरीके से याद रखना है कि जो क्या है कि जो पैरामेथासोन है या डेक्स्ट्रामेथासोन है या बीटामेथासोन है, ठीक है, तो ये सब हम दे सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है या हमारे पास, ठीक है, ताकि एलर्जी या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए जो है हम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी जो थेराप्यूटिक यूजेस है, तो वो कौन कौन से है, कि मतलब वो कौन कौन से डिजीज़ के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है। तो जब एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो प्राइमरीली एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी जब आ जाती है, तो उसके लिए हम देते हैं, मतलब जो एड्रीनल ग्लैंड है उससे सही तरीके से मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, मीन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं। दूसरी नंबर पे हम सेकेंडरी एड्रेनल कॉर्टिकस इनसफिशिएंसी के लिए हम देते हैं। मेन जो पिट्यूटरी से सही तरीके से एसीटीएच की प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, और या पिट्यूटरी में कोई भी और एबनॉर्मल मास वगैरह ग्रोथ वगैरह आ जाती है ना, तो फिर हम इसकी वजह से जब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आपके बॉडी में तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस नहीं होती ना नेचुरली, तो फिर हम वो बाहर से ले सकते हैं, ठीक है। टर्शरी एड्रीनल कॉर्टिकल जो एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी जब आ जाती है ना, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस में कोई भी इफ़ेक्ट हो जाती है, उसकी जो न्यूरॉन वगैरह होती है ना, तो वो फिर इफ़ेक्ट हो जाती है, तो वो जब नॉर्मल प्रोडक्शन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का नहीं कराते थे, फिर हम बॉडी के लिए जो है बाहर से जो है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। या कंजेनिटल एड्रीनल डिसऑर्डर आ जाती है, मतलब एक पर्सन जो है वो बाय बर्थ जो है बर्थ के दौरान कोई भी डिफेक्ट उसकी एड्रीनल ग्लैंड में आ जाते हैं ना, तो पर हम उसके लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। पर क्या है कि ऑटो इम्यूनियम डिजीज़ मतलब एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए हम देते हैं कि सिस्टेमिक लूपस जो एरिथ्रोमेटोपस होते हैं, तो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोपस वो चीज़ होती है जो बाहर से एंटीजन आ जाती है और आपके बॉडी उसके साथ एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में ना, तो वो जो हमारा बॉडी के एंटीबॉडी है इम्यून सिस्टम्स के, तो वो बाहर की चीज़ों को क्या कर ट्रैप करा लेते हैं, वो जिस जगह में वो जब ट्रैप कर लेते हैं और वो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिवॉल्व होती है, किसके साथ, ब्लड के साथ, तो उसको हम सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोपस कहते हैं, ठीक है। तो जब ये बन जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनाफिलेक्टिक रिएक्शन शॉक के लिए, मतलब जो एलर्जिक रिस्पांस है ना। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसको ब्लड जा रहा होती है और डायरेक्टली वो रिएक्शन करा देती है ना, तो फिर हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये चीज़ों में हम क्यों देते हैं, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कराते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, तो फिर आपकी और रिएक्शन तो आपकी बॉडी नहीं करेगा ना, तो और कॉम्प्लिकेशन में जाने से ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम बचाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके भी नर्सिंग लेक्चर हमत भी नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमें सपोर्ट दीजिए। फिर क्या है कि स्टीवेंस जॉइंट सिंड्रोम्स है, ठीक है, तो ये भी एक सिंड्रोम्स है जो कि आपकी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिएक्शन बॉडी करवा देती है ना हिस्टामीन की वजह से, ठीक है। तो फिर ये हम दे सकते हैं हाई प्योर, ठीक है, हाई प्योर में हम दे सकते हैं इन जो न्यूरोटिक एडिमा होती है ना, तो उसके लिए हम दे सकते हैं। फिर क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रेफ्ट रिजेक्शन, मतलब जब एक पर्सन ट्रांसप्लांटेशन करवाएगा ना, तो उसकी लिए भी ही हम देते। फिर हमारे पास जो डर्मेटोलॉजिकल जो मसले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लूराइटिस वीवल होती है, ठीक है, या प्रोस फिसोरिसिस हो गया, या सेब्रोटिक जो डर्मेटाइटिस होते हैं, तो ये सब हमारे पास लीशंस की टाइप्स है, प्राइमरी लीशंस है, ठीक है, जो हमारे वो स्किन पे आते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। अगर एक पर्सन कोई चीज़ लेते हैं और उसके पे रिएक्शन कराते हैं ना, तो रिएक्शन की वजह से उसकी बॉडी पे ये स्पॉट्स वगैरह बन जाती है, ठीक है, तो इसके लिए हम देते हैं। फिर क्या है कि ऑप्थेल्मिक जो डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल
एराइटस हो गया, उसकी जो एरस होते हैं ना, तो वो इन्फ्लामेशन वगैरह आ जाए, या कोरोनल जो अल्सर्स होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हम एस्थमा के लिए दे सकते हैं, ठीक है। न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के लिए जो है हम ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज़ या मतलब एंटी स्ट्रेस एंड एंटी जो इफेक्ट एंटोटॉक्सिक शॉक के लिए हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। फिर जो डायग्नोसिंग ऑफ कोशिन सिंड्रोम, तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ है कि कोशिन सिंड्रोम ट्रीट करने के लिए हम नहीं दे सकते किस चीज़, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिर्फ ओनली डायग्नोसिस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये अपने साथ लेके ले, ठीक है, कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओनली हम कोशिन सिंड्रोम की मालूम करने के लिए देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देते हैं, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोशिन सिंड्रोम क्या होता है, जब हमारे पास हाइपर सिक्रीशन हो जाती है कॉर्टिसोल्स की, तो कॉर्टिसोल लेवल यूरिन, प्लाज्मा एंड सलेवा में फिर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम उसके लिए जो डेक्सामेथासोन होती है, तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आर यूज टू डायग्नोस कोशिन सिंड्रोम। तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट अगर आपसे कुछ पूछ ले, तो ये हम किस चीज़ के लिए, डायग्नोसिंग ऑफ कोशिन सिंड्रोम के लिए हम करवाते हैं। The synthetic glucocorticoid dexamethasone suppressions cortisol release in normal individual but not those with Cushing syndrome। समझ गए स्टूडेंट, मतलब हम उसको जो कोशिन सिंड्रोम है, ये हम सिर्फ और जो मतलब ये उस, तो फिर हम उसके लिए जो सिंथेटिक बाहर हम तैयार करते हैं वो देते हैं बॉडी में, और कार्टिसोल की जो हाइपर सिक्रेशन हुआ है वो हम कम करा देते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिन सिंड्रोम हम नहीं कम कर सकते, समझ गए स्टूडेंट, सिर्फ वो हम मालूम कर सकते हैं, समझ गए। फिर क्या है कि एक्सेलरेटिंग ऑफ लंग्स मैच्योरेशन से, तो ये भी एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी वो कौन से ड्रग्स है इसमें बयान किया हुआ है, ठीक है, कि वो कौन से ड्रग्स के जो हम एक्सेलरेशन ऑफ लंग्स मैच्योरेशन के लिए हम देते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज़ अ प्रॉब्लम इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स, तो ये भी पॉइंट याद रखिए कि प्री मैच्योर इन्फेंट्स में जब प्रॉब्लम आते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, ठीक है, तो फिर इसके लिए हम कौन से वगैरह मेडिकेशन, ठीक है। तो पेटल कॉर्टिसोल इज़ अ रेगुलर लंग मैच्योरेशन, तो जो बच्चा होता है ना, तो उसकी लंग्स की मैच्योरेशन के लिए, ठीक है, हम उसकी बॉडी में क्या होगी, कॉर्टिसोल रेगुलेट करते हैं किस चीज़, लंग के मैच्योरेशन, छोटे बच्चे का। तो consequently a regimen of betamethasone and dexamethasone administered intravenously to the mother within the 48 hours preceding premature delivery can accelerate lung maturation in the fetus, ठीक है। देखें हमारे पास क्या होता है कि ये ड्रग्स हम एज अ रेजिमेन देते हैं, रेजिमेन मीन का हम एनालॉग्स देते हैं, ठीक है। जब उस बेबी की सही तरीक़े से अपनी रेगुलेशन नहीं होती कार्टिसोल की, ठीक है, उसकी जो लंग मैच्योरेशन है वो सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो रहा हो, तो फिर हम उसके लिए रेजिमेन इन द फॉर्म ऑफ बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन देते हैं। और कौन से रूट पे, इंट्रावीनियस पे मदर को दे सकते हैं। तो मदर से तो आपको पता है कि जो अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू जो है वो बेबी को जितने भी न्यूट्रिशन है, मेडिकेशन है, सब चीज़ें हैं वो लेते हैं, वो बेबी को ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो जो वो इंट्रावीनियसली हम मदर को दे सकते हैं, और पीटस के दौरान जो वो अपनी मदर के पीठ पर हों, तो वो उसकी मदर की जो पेट्स होती है उसमें ही प्री मैच्योर डिलीवरी प्रोसेस जो होती है वो 48 आवर में हम दे सकते हैं। अगर एक मदर ऐसा हो कि उसकी प्री मैच्योरली कि वो डिलीवरी होगी, चांसेस है ना, तो उसके लिए हमें पता है कि जब वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है तो उसकी लंग्स पूरी तैयार नहीं होती, ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के लिए। तो फिर हम उसको ये चीज़ थ्रू द मदर के ब्लड के वे पे हम देते हैं, और वो पीटस में चले जाते हैं और उसकी लंग एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास एंटी इम्प्लेमेटरी यूजेस ये किया गया फॉर सप्रेशन ऑफ एंटी जो इम्प्लेमेटरी इम्प्लेमेटरी कंपोनेंट इन रोमाटाइड आर्थराइटिस एज आ एडजंट विद नॉन सेट्स एंड सेवियर केसेस, ठीक है। तो ये हम सप्रेशन के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है,
जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिकल डिजीज़ है, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब ये है कि जब एक जॉइंट पे ये इन्फ्लेमेशन आकर होंगी तो दूसरे जॉइंट डायरेक्टली वो क्या होंगी, अफेक्ट हो सकती है, समझ गए स्टूडेंट। तो वो हम एडजंक्ट मतलब उसकी और ड्रग्स कंबाइन हो के देते हैं, नानसेड वगैरह, ठीक है, जब सीवियर केसेस हो। फिर आर्थराइटिस के लिए, ठीक है, तो आर्थराइटिस भी एक कंडीशन है, लेकिन ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मकसद ये है कि अगर एक जॉइंट में कोई भी डिजीज़ लग गया तो दूसरी जॉइंट में वो डिजीज़ नहीं लगेगा, ठीक है, एसिमेट्रिक उसको कहते हैं। नानसेड इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शन है, ठीक है, तो उसकी जो डेक्स होती है दो जॉइंट के दरमियान, उसमें हम ये दे सकते हैं, ठीक है। फिर रूमेटॉइड प्योर में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो सीवियर केसेस में हम जो कार्डियो हार्ट फेलियर होते हैं ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसमें हम दे सकते हैं। फिर गॉट डिजीज़ में, ठीक है, तो गॉट डिजीज़ का मेन मकसद ये है कि अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी ज़्यादा यूरिक एसिड की इंटेक हो, तो वो यूरिक एसिड इन द फॉर्म आप जब वो लेगा तो वो जो टॉयज़ की जो जॉइंट्स होती है, ठीक है, तो उस ट्रॉय की जॉइंट में ये क्या होंगे, अकोमोडेट होंगी और वो इन्फ्लेमेशन काज करेगा। तो नानसेड जब पेल हो जाती है केस, तो फिर हम जो काल्किक्विन वो भी पेल हो जाती है इस केस में। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। फिर सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर सिंथेसाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्माटाइटिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, तो ये हम फॉर एग्जांपल ये अभी उसने स्पेसिफिक किया हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम ट्रीटमेंट डर्माटाइटिस के लिए और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, मीन अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो क्रोहन डिजीज़ है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वो डिजीज़ है जो कि मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में कर होती है, ठीक है, और इसी वजह से जो है जो लाइनिंग होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की वो ख़राब हो जाती है। और जो क्रोहन डिजीज़ होती है, तो क्रोहन डिजीज़ मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या है कि हमारे पास क्या है कि, ठीक है, तो ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो सार्कोडोसिस होती है एन फॉर जो कॉर्टिकॉइड होती है ना, रिप्लेसमेंट इन एडिसन डिजीज़ आर अदर फॉर्म ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी, कोई भी एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जो कॉर्टिसोल की वो सिक्रेट करते हैं, जब उसकी इंसफिशिएंसी आ जाती है ना, तो हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर से हम लेते हैं, ठीक है। फिर आर्गन ट्रांसप्लांट में ये किस तरह से जो है काम कराते हैं, तो जब कंबाइन विद अदर इम्यूनोसप्रेशन साइक्लोस्पोरिन एंड ज़ेटोप्रोइन, ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है। तो जब एक पर्सन मतलब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो उस टाइम जो है इम्यूनोसप्रेशन के साथ साथ जो है साइक्लोस्पोरिन और एज़ाथ्रोफेन जो है ये हम कंबाइन हो के देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो जाए, ठीक है, ताकि और रिएक्शन ना हो जाए उसकी बॉडी में। फॉर प्रोलॉन्ग यूज के लिए हम प्रेडिसोलोन और जो मीथाइल प्रेडिसोलोन है आर यूज, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसकी जो ज़्यादा ड्यूरेशन होती है, ठीक है, थोड़ा से मतलब जब हम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो ये दोनों मेडिकेशन आपने यूज़ करना है, मीथाइल प्रेडिसोलोन और प्रेडिसोलोन, ठीक है। कैन बी इजीली टैपरेट, ठीक है, वो आसानी से जो है वो ये आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक करा देती है, इम्यून सप्रेस करा देती है, ठीक है, ट्रैप कर लेती है। कैन बी कन्वर्टेड टू एन जो अल्टरनेट रेजिमेन है, तो ये आसानी से जो है ये दो मेडिकेशन और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये है कि ये हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, कंपाउंड फॉर्म में देते हैं। फिर उसकी कंट्राइंडिकेशन हम बात करेंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो कंट्राइंडिकेशन वो कौन कौन से है, तो पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, क्योंकि जब हम ये देते हैं तो स्टमक की या उसकी जो ड्यूडिनम की है, तो ये दोनों की मतलब अल्सर काज करा सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास दूसरी जो है कंट्राइंडिकेशन, तो मतलब कंट्राइंडिकेशन का मकसद ये है कि हम अगर एक पर्सन को पेप्टिक अल्सर हो तो हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। अगर एक पर्सन को हाइपरटेंशन हो तो ये हम नहीं दे सकते, ठीक है। फिर जो साइकोसिस हो, ठीक है, तो साइकोसिस क्या होती है कि जब हमारे बॉडी में
तो थोड़ा सा ये वर्ड्स आप सर्च कर ले, अभी हमारे जहन से चला गया, ठीक है। तो फिर फोर्थ नंबर जो है हमारे पास, इसके लिए हम सूरी करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर जो है हम डायबिटिक्स मेलाइटस के लिए हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक्स मेलाइटस अगर एक पर्सन को हो तो उसके लिए हम ये मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं। ग्लाइकोमा जो है उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग। प्रेगनेंसी के लिए भी क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकती है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटिक्स मेलाइटस जो है, फिर ये क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट का मकसद ये है कि आपके बॉडी पे सीरियस जो है एक्शन आते हैं, ठीक है। तो ये हमें अननोन होती है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट। तो नोन भी, मतलब कुछ डिजीज़ में ये नोन भी होते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट हमारे पास नॉर्मली ठीक है। तो फिर क्या है, सबसे पहले ये है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटिक्स मेलाइटस मीन हाइपरग्लाइसीमिया। ये जब हम ड्रग देते हैं तो डायरेक्टली वो हाइपरग्लाइसीमिया एक करा देती है, मीन ग्लूकोज की जो मकदार होती है वो आपके ब्लड में ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये जो इंसुलिन इफ़ेक्ट होती है वो भी ख़राब कर लेते हैं कि ग्लूकोज मकदार कम कर ले ब्लड से। तो ये सब चीज़ें जो ग्लूकोज की सेल में अपटेक होती है वो कम करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इंक्रीज़ सक्सेसिबिलिटी टू इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, सप्रेस हो जाती है ड्रग की वजह से। पेप्टिक अल्सरेशन जो है काज करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग या परफोरेशन वगैरह हो सकते हैं। फिर ऑस्टियोपोरोसिस मीन जो आपकी बोन होती है वो ब्रिटल हो जाती है, जो उसकी कैल्शियम होती है, कैल्शियम मकदार वो आपकी बोन में कम करा देती है, ठीक है। ये ड्रग्स प्लेट स्पॉन्जी बोन करा देती है, ठीक है। मायोपैथी करवाती है, जो वीकनेस आप मसल वीक करा सकती है। फिर कैथार्टिक्स करते हैं, मतलब जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर रीजन होती है ना, वो आपकी आईज़ में ख़राब कर लेती है। और फिर आपकी जो आई साइड्स होते हैं उसको मसला हो सकती है इस ड्रग्स की ज़्यादा यूज़ करने से। ग्लाइकोमा जो है वो भी प्रोलॉन्ग टॉपिकली जब हम यूज़ करते हैं थेरेपी तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है। फिर हमारे पास जो ग्रोथ रिटार्डेशन होती है ना चिल्ड्रन में, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेशन इसीलिए कि ये ग्लूकोज को आपकी सेल में अंदर लेने से वो मना करा देते हैं जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं। तो फिर आपकी बोन की और सेल्स की और ये ग्रोथ क्या नहीं होगा ना, इसी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन अकर होती है। फिर इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन ये सब होती है, ठीक है। क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज ज़्यादा होंगे, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसके लिए कोई भी ग्लूकोज वो इनटेक नहीं होंगे। जो सेल है उसके अंदर ग्लूकोज नहीं चलेगा। तो जब ग्लूकोज अंदर नहीं चलेगा तो फिर आपकी सेल तो ठीक नहीं होगा ना। डिपॉजिट ऑफ पेट्स इन चेस्ट, पेस, अपर बैक एंड स्टोमक, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ रीजन में ये डिपॉजिट होती है फिर, ठीक है, पेट्स वगैरह। फिर क्या है कि वाटर एंड साल्ट रिटेंशन लीडिंग टू स्वेलिंग एंड एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ें उसकी एडवर्स इफेक्ट है। फिर हम डिस्काउंट कंटिन्यूएशन की बात हम अगर कर लेना, तो अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो सडनली वो मतलब रेगुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते, अगर वो उसने डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस किया, वो उसने यूज़ नहीं किया, तो फिर उसको किया, ठीक है। तो सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस ड्रग कैन बी सीरियस प्रॉब्लम इफ द फैशन है सप्रेशन ऑफ जो मतलब हार्मोन पिट्यूटरी एक्सेस होती है ना वो सप्रेस हो जाती है। तो फिर जब पिट्यूटरी सप्रेस हो जाती है तो इन दिस केसेस अब्रप्ट रिमूवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉजेज एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी दैट कैन बी फेटल। तो फेटल के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है मसला क्रिएट को हो सकती है कि अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो फिर जल्दी वो बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं और उसकी बॉडी में उसकी स्टेरॉइड की प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो जब एक्सटर्नली उसकी यूज़ कम करा देती है तो उसकी जो अपनी ख़ुद की जो पिट्यूटरी की स्टिमुलेशन थी वो तो पहले से इफ़ेक्ट हुआ होती ना, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मसला आ जाती है। तो द रिस्क coupled with the possibility that withdrawal might cause an exacerbation of the disease mean that the dose must be titrated slowly according to individual tolerance, ठीक है।
तो ट्रेप्टेड का मकसद ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, अगर वो दिन में 3 टैबलेट लेते, फिर वो आप ऐसा कर ले कि ट्रेप्टेड करवाए, 2 उसको दे दे, फिर मंथ या 2 मंथ के बाद उसको 1 टेबलेट दिन में दे दे, ठीक है। तो इसी वजह से आपने स्लोली जो है वो कम करना है ताकि उसकी इम्यूनिटी उसको बर्दाश्त हो सके, ठीक है। तो द पेशेंट मस्ट बी मेंशन केयरफुली, ठीक है। तो पेशेंट की जो है वो उसकी आपने केयरफुली जो है मॉनिटर करवाना है। ट्रैप्टिंग अप द डोज ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स आर मिनिमाइज बाय टेकिंग द लोएस्ट डोज पॉसिबल दैट सेल यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट एंड फॉलोइंग डॉक्टर ऑर्डर। देखिए हमारे पास आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो मिनिमाइज़ कराना है, क्योंकि आपने लोएस्ट डोज को ही पॉसिबल ही रखना है। मतलब आपने ये नहीं करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा डोज से ही शुरू करना है, बल्कि आपने स्मॉल डोज से ही उसको ट्रीट होने के लिए और उसको डॉक्टर के मुताबिक यूज़ करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड सेल्फ रेगुलेशंस, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है कि उसकी वो सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द डोजेज इधर बाय एडिंग मोर और स्टॉपिंग द ड्रग विदाउट अ शेड्यूल। तो आपने उस पेशेंट को कहना है कि जो विदाउट शेड्यूल वगैरह या मतलब वो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, कि वो एडिशनल ड्रग्स लेते हैं तो उसको अवॉइड कराना है, ठीक है। मतलब आपने काउंसलिंग करना है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो उस टाइम पे ही लेगा, ठीक है। शेड्यूल को मस्ट फॉलो करना है। फिर है कि स्टेरॉइड मस्ट बी ग्रेजुअली रिड्यूस टू फॉरवर्ड द एड्रीनल ग्लैंड टू रिज्यूम नेचुरल कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। तो आप जब ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं ना, तो उसकी वजह से आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो नेचुरली जो प्रोडक्शन कॉर्टिसोल का कराते हैं वो दोबारा गेन करते हैं, ठीक है, और नेचुरल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अगर आपने जल्दी रिमूव किया तो फिर मसला क्रिएट होगी। एलिमिनेटिंग डोज डोज क्विकली कैन रिजल्ट इन एड्रीनल क्राइसिस आ जाती है। जब आप क्विकली रिड्यूस करें तो फिर एड्रीनल लाइफ क्रिएटिंग स्टेट काज बाई द इंसफिशिएंट लेवल ऑफ द कार्टिसोल, तो फिर आपकी बॉडी के लिए अच्छी और हेल्पफुल नहीं होंगी, ठीक है, क्राइसिस आ जाती है, ठीक है। तो अनदर पॉसिबल जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, टू कमिंग ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है, एज विड्रॉल सिंड्रोम। तो उसको हम बेर नाम देते हैं कि ये हमारे पास विड्रॉल सिंड्रोम है। मीन जो जल्दी आपने क्या कि जो स्टेरॉइड थी वो आपने विड्रॉ की। एनाबॉलिक स्टेरॉइड हम पर देते हैं, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड कौन सी स्टेरॉइड्स होती है, ठीक है, और वो एक्ट कैसा, फिर हम स्टडी करेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग्स अब्यूज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर सिंथेटिक सब्सटेंसेस रिलेटेड टू द मेल सेक्स हार्मोन मीन एंड्रोजन, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो हार्मोन होते हैं ना जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, और वो मोस्टली जो है मेल सेक्स हार्मोन मीन एंड्रोजन की ही होती है, ठीक है। तो दे प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल। एनाबॉलिक इफेक्ट मीन एनाबॉलिक इफेक्ट उस इफेक्ट को कहते हैं कि उस इफेक्ट में ये वो स्टेरॉइड होती है जब हम ये लेते हैं ना तो क्या होती है उसकी वजह से आपकी बॉडी बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। उस बिल्डअप की वजह से उसको हम एनाबॉलिक इफेक्ट कहेंगे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेन सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक मीन एंड्रोजेनिक जो इफेक्ट होती है ना आपको क्या होती है मेल सेक्सुअलिटी ही आती है, ठीक है। फिर क्या होता है द प्रॉपर टर्म फॉर दिस कंपाउंड एक्चुअली एज एनाबॉलिक मीन एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, ठीक है, उसको हम प्रॉपर टर्म ये कहेंगे एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक, ठीक है। फिर क्या है कि एनाबॉलिक जो रेफर टू मसल बिल्डिंग, ये हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। एंड्रोजेनिक रेफर टू इंक्रीज मस्कुलिन करेक्टर से मीन जो मेलनेस करेक्टरिस्टिक होती है ना तो आपको एंड्रोजेनिक इफेक्ट करवाते हैं, ठीक है, मसल में उस बिल्डअप करा देती हैं। फिर क्या है कि स्टेरॉइड रेफर टू द क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है। तो स्टेरॉइड हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग होंगे। फिर एनाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर अवेलेबल लीगली ओनली बाय प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड तब देंगे जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो ये लीगली होंगी। फिर क्या है कि टू ट्रीट कंडीशन दैट अकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मली लो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन सच एज डिले प्यूबर्टी एंड सम टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है।
तो ये तब हम प्रिस्क्राइब करेंगे एज अ डॉक्टर कि हम मतलब क्या होंगे कि जब एक पर्सन की बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम प्रोड्यूस होती है, या उसकी जो प्यूबर्टी होती है ना वो क्या होती है, कम से कम होती है। तो फिर इसकी वजह से ये अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी जो इम्पोर्टेंसी है, उसकी जो डिज़ायर होती है सेक्स की वगैरह ये चीज़ों की वो कम है ना, तो हम उसके लिए ये ड्रग देते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लाजमी है, ठीक है। फिर क्या कि दे आर आल्सो प्रेस्क्राइब टू ट्रीट बॉडी वेस्टिंग इन्फेक्शंस विद एड्स एंड अदर डिजीज दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लीन मसल जो मांस होती है, ठीक है, मसल मांस होती है। तो देखिए हमारे बॉडी ये तब हम मतलब प्रेस्क्राइब करेंगे तो जब एक पर्सन मतलब एड्स उसको लगा हुआ होती है, और एड्स में क्या होती है उसकी जो ये हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, तो उसमें जो है उसकी बॉडी क्या होती है हिस्सा हिस्सा वो उसकी जो मसल्स होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, तमाम के तमाम बॉडी वो लॉस होने जा रहे हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो तब हम देंगे जब उसकी मतलब जो मसल्स होती ना, मसल्स वो जब ख़राब होती है वो हम प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो फिर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो कौन से हैं, उसकी नेम्स क्या है, उसकी मतलब डोज क्या है। तो सिंथेटिक एंड्रोजेनिक जो है हायर जो एनाबॉलिक बट लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, मतलब हायर एनाबॉलिक का मकसद क्या है कि आपकी मसल को बढ़ाएगा, लेकिन उसकी जो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी है, मीन जो मेल मेसिकुलिन करेक्टर्स है वो कम होंगे, मीन 1:3, मतलब 1:3। अगर आप एक टेबलेट लेते हैं ना तो आप पे जो मतलब हायर इफेक्ट किस क्या होगा, एनाबॉलिक, और लोअर एंड्रोजेनिक। तो उसकी रेशो क्या होगी, 1:3। फिर डिक्रीज जो वेरलाइजिंग इफेक्ट होंगी, तो वेरलाइजिंग ये हमारे पास वो इफेक्ट होंगी ना जब एक पर्सन में क्या होगी कि उसकी जो में, तो वेरलाइजिंग वो इफेक्ट है कि वो डिक्रीज़ करते हैं। मीन देखिए वेरलाइजिंग जो मर्दाना खसूसियात का ज़ुहूर होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टिकुलरली फीमेल होती है लेकिन उसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल की तरफ जाते हैं ना, तो फिर ये हम ड्रग्स क्या, ये ड्रग जब हम लेते हैं तो ये इफ़ेक्ट को कम कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कौन कौन से ड्रग्स, तो नॉन ड्रोलून जो प्रोपेनेट है, ठीक है, तो 10 से 25 mg पर मिलीलीटर देते हैं, या 10 से 50 mg IM वीक में, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, और इंजेक्शन के नाम जो है वो डोब्लोबिन है, ठीक है। फिर क्या है कि नॉन ड्रोलोन जो डिकोनेट है, ठीक है, तो 25 से लेके 100 mg पर मिलीलीटर हम लेते हैं, और या इसी तरीके से और जो mg में जो ड्रग्स है वीक के हिसाब का हम कर ले तो 25 से लेके 100 mg पर वीक हम लेते हैं, और जो इंजेक्शन तो डेका जो ड्रोलोबिन है ना, ड्रोबोलिन, डेका ड्रोबिन, ठीक है। तो इसी तरीके से एक नाम से बस आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपने मेन चीज़ जो याद रखना है ना वो आपने इसी तरीके से जो ऊपर आया ना कि डिक्रीजिंग वेरलाइजिंग जो इफ़ेक्ट है, तो वेरलाइजिंग क्या चीज़ होती है, ये इसी तरीके से MCQs लेते हैं, ठीक है। ये डोज वगैरह आपने नॉर्मल जो फिज़िकली आप माशरे के लिए याद रख ले, ठीक है, हॉस्पिटल साइट्स पे यूज़ होते हैं। फिर क्या है कि स्टेनाजोलोल है तो उसके 2 mg टैबलेट पर हम लेते हैं, और जो डेज़ पर डे हम 2 to 6 mg लेते हैं, ठीक है। फिर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड थेराप्यूटिक यूजेस यही है कि मतलब ये हम कौन कौन सी यूजेस के लिए हम इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कैटाबॉलिक स्टेट मतलब जो एक्यूट इलनेस होती है या सेवेयर ट्रॉमा या मेजर सर्जरी हम कराते हैं ना, तो फिर इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि सर्जरी के दौरान क्या होती है, सर्जरी के दौरान आपके बॉडी कमज़ोर होती है या उसकी जो टिशू है वो लॉस हो जाती है, तो इसकी वजह से हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं ताकि वो जो टिशू मतलब आपसे रिमूव हुआ है वो दोबारा रिकवर हो जाए, बिल्डअप हो जाए, ठीक है। फॉर ओस्टियोपोरोसिस के लिए हम ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में हम ले सकते हैं कि अगर कैल्शियम लेवल जो है बोन में कम हो और बोन जो है वो डेंसिटी कम हो, ठीक है, तो उसको डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम ये लेते हैं। फिर
कि सब ऑप्टिमल जो ग्रोथ इन बॉयज़ में होते हैं ना, तो अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं परफॉर्म हो तो फिर हम ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, मतलब एक पर्सन ऐसा हो कि वो जो मेलनेस करेक्टर है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करा रहा हो, ठीक है, तो फिर हम ये ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर अगर एक एब्यूज़ उसकी होगी, मतलब वो नॉर्मल यूज़ तो ठीक है, लेकिन वो एक पर्सन ऐसा हो कि वो उसने नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ की, एब्यूज़ हो गया, या कोई भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ नहीं हुई, तो उसको हम एब्यूज़ कहेंगे, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर बीइंग एब्यूज बाय सम एथलेटिक एंड अदर टू एनहांस परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एथलेटिक पेशेंट मतलब लोग होते हैं ना, पेशेंट होती है, वो क्या है, वो अपनी परफॉर्मेंस की या फिज़िकल जो इम्प्रूवमेंट होती है उसके लिए, अपीयरेंस के लिए हम ये वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एब्यूज़ में आती है। देखें कि वो कौन कौन सी चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। तो एब्यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सम ऑफ विच आर इरिवर्सिबल। देखिए वो को एक मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन को इफेक्ट करते हैं, फिर उसी वजह से जो है वो आर्गन दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आती। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या होते हैं कि लिवर ट्यूमर बन जाती है, क्योंकि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मकसद ये है कि जब ये कोई भी पर्सन लेगा तो उसमें प्रोटीन, फैट्स, ये चीज़ें क्या होती है, अकमुलेट हो जाती है। अगर लेवर में अकमुलेट हुआ तो लेवर क्या होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशन में चली जाती है, ठीक है। तो ट्यूमर अगर लेवर में बन गया तो जॉन्डिस और मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन में चले जाते हैं। कैंसर भी हो जाती है जॉन्डिस किस वजह से, क्योंकि लेवर डैमेज हो गया, ठीक है। और जो बाइल वो प्रोड्यूस कर लेते हैं वो ब्लड में ही रिवॉल्व होती है, फिर इंसान वो बहुत ज़्यादा येलो सा कलर प्रोड्यूस करते हैं इंसान, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है, ठीक है। हाँ, फिर के किडनी ट्यूमर भी बन हो सकती है, सीरियस एक्नीज भी हो सकती है, जो ट्रेम्बलिंग, ठीक है, और तो ट्रेमर वगैरह और ये चीज़ें भी आ सकती है। फिर क्या कि इन मेल साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड श्रिंकिंग ऑफ द टेस्टिकल एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट मीन गायनोमैस्टीशिया हो जाती है मेल के। तो मेल इसीलिए होती है गायनोमैस्टीशिया कि जब वो यूज़ करते हैं तो पेट्स और जो प्रोटीन है वो अकोमोडेट हो जाती है, जो ब्रेस्ट के नॉर्मल टिशू होती है मेल के ना, तो मेल की टिशू मतलब वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, वो अंदर ही रहती है। तो फिर वो पेट्स वगैरह की टिशू में अकोमोडेट हो जाती है और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है मेल के, और जो एग्स होती है मेल के वो श्रिंक हो जाती है, वो स्मॉल ही रह जाती है। एंड फीमेल के जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, तो में इंक्लूड ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, मतलब जब वो एब्यूज़ ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड फीमेल करेगा ना तो उसकी फेस पे ज़्यादा हेयर आ जाएंगे, नेचुरल चेंजेस आ जाएंगे, तो उसकी जो साइकिल्स होती है ना, डीपनेस अप मतलब उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होंगे। और अगर एक टीनेजर जो है, मतलब 18 से लेके 21-22 तक जो एज है, उस अगर ये लोग ये यूज़ करते हैं ना ज़्यादा, तो ग्रोथ में भी क्या होती है, हेटलेड प्री मेच्योरिटी एंड फ्री परमानेंटली, तो उसकी जो ग्रोथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और उसमें प्री मेच्योरिटी आती है। प्री मेच्योरिटी मीन जो सेक्सुअली वो जो परफॉर्मेंस कराते हैं ना, तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्री मेच्योरिटी इजैकुलेशन वगैरह हो सकती है। एंड्रोजन जो है उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकती है, तो वरलाइजेशन एंड मेसिकुलिनेशन। तो वरलाइजेशन ये भी हमने पहले भी आपको बताया, ठीक है। तो ये इफेक्ट वो कम करा सकते हैं, ठीक है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड पहले हमने पढ़ी। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया, हद से भी ज़्यादा, तो फिर वो मतलब जो ये इफ़ेक्ट था ना वर्नलाइजेशन, ये इफ़ेक्ट है कि जब एक नॉर्मली फ़ीमेल होती है लेकिन उसकी क्या होती है, वो मेलनेस कैरेक्टरिस्टिक उसमें थोड़ा तो आगे आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, तो उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहेंगे, वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो विरलाइजेशन जो है ये एक टर्म है, MCQ के लिए याद रखें कि विरलाइजेशन वो टर्मिनोलॉजी है कि जब नॉर्मली फ़ीमेल, पार्टिकुलरली फ़ीमेल होती है, लेकिन
वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है मतलब मेलनेस करेक्टर मेसिकुलिनाइजेशन करेक्टरिस्टिक आ जाती है, मीन मेलनेस करेक्टर में आकर इन वुमेन रिसीविंग relatively high dose for prolonged period such as for estrogen dependent memory carcinoma। जब एक फीमेल जो है वुमेन वो लेते हैं, ज़्यादा डोज लेते हैं और रेगुलर लेते हैं, तो फिर उसकी जो एस्ट्रोजन मतलब जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उस पर ब्रेस्ट कैंसर आ जाती है, ठीक है। और ये क्या है कि कोलिसिस्टिक जो जॉन्डिस हो सकती है, मीन जो गाल ब्लैडर होती है ना, तो गाल ब्लैडर इफेक्ट हो जाती है, फिर उसकी वजह से वो सही तरीके से बाइल वगैरह प्रोड्यूस या तो ज़्यादा करा दे, जब वो ज़्यादा करा देती है तो वो उस ब्लड में ही स्टैटिक होगा, वो रिवॉल्व होगा और इंसान के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो चाहे वो आइज़ की जो वाइट पार्ट होती है वो भी येलो हो जाती है, तमाम बॉडी फिर येलो हो जाती है। जो फेराफीसियम ने तो सब्सटेंस एरेक्शन मतलब ओलिगोस्पर्मिया आ जाती है। तो ये जो पीनस होती है ना, ये मेल की जो यूरेथ्रा होती है उसमें ज़्यादा एरेक्शन खास करा देती है, ठीक है। उसकी वजह से फिर उसकी जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है ना, तो फिर वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये प्री मेच्योर जो है फिर इजैकुलेशन कराएगा, ठीक है। एडीमा आ जाती है वाया प्रोमोशन ऑफ साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है। तो ज़्यादा जो है वो वाटर और साल्ट रिटेंशन करवाया, तो उसकी वजह से फिर उसमें एडीमा आ जाती है। एक्नी आ जाती है, जो हेपेटिक कार्सिनोमा मीन गैनोस्टिशिया आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डिस्कशन, ठीक है, और हमने पढ़ी, ठीक है। तो अगर आप केमी नर्स लेक्चर अहमद पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि नई और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। और अगर कोई भी आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।